प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के लिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। मतलब अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। यू हमारे पास क्या होता है? यू हमारे पास होता है बस तक की दूरी। कहाँ तक की दूरी होती है? बस तक की दूरी होती है। वी प्रतिबिंब तक की दूरी होती है और एफ क्या होती है? फोकस दूरी है। काफी सरल तरीके से आपको समझाया है। चलो देखते हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र। सूत्र तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र। चित्र में समझिएगा, आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें परावर्तन कहां से होता है? भीतरी सतह से होता है, मतलब भीतरी तल से होता है। जैसे हमने ये लिया, ये एक ले लिया अवतल दर्पण, तो इसका परावर्तक तल किस तरफ होगा? भीतर की ओर। और पॉलिश किस तरफ की जाएगी? बाहर की ओर। ये हमने मान लिया हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा हमारे पास है? अवतल दर्पण हमारे पास है M1 और M2। जैसे कि ये रही हमारे पास क्या रही? मुख्य अक्ष रही। ये मुख्य अक्ष रही और ये हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा? ये रहेगा दर्पण का ध्रुव। इसको हम किससे लिखते हैं? PC लिखते हैं। ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव रहा। आपको बताया गया था प्रतिबिंब बनाने के लिए, मान लेता हूं हमारे पास एक वस्तु ये है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहली किरण हम क्या करते हैं? जो पहली किरण है इसको हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। ये हम मुख्य को कहां ले गए? मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। फोकस कहां होगा समझिएगा। ये हमारे पास ध्रुव है और ये मैंने मान लिया वक्रता केंद्र। ये हमारे पास क्या रहा? वक्रता केंद्र रहा C। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? फोकस होगा। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या है? फोकस है। तो परावर्तन के पश्चात किरण यहां से यूं फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो एक किरण तो हमारे पास ये रही। अब हम बात करते हैं दूसरी किरण की। अब हम दूसरी किरण लेके आते हैं कहां से? वक्रता केंद्र से होकर। आपको बताया गया है कि जो प्रकाशीय किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण गई, कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ यहाँ आती है, टकराती है, परावर्तित होती है। परावर्तन के पश्चात क्या होती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये हमारे पास, इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया V और इसको नाम दे दिया हमने A। तो अब हमारे पास प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब हमारे पास क्या रहा? I डैश। I डैश रहा। हम क्या करते हैं? यहां से एक अवलंब डाल देते हैं। तो A से हमारे पास एक अवलंब खींच दिया गया, इसको हमने नाम दे दिया AN। ठीक। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास वस्तु कौन सी है? वस्तु है O डैश। इसका प्रतिबिंब कौन सा बना है? I डैश। किस तरीके से? एक प्रकाश की किरण क्या गई है? मुख्य अक्ष के समांतर गई है। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या होती है? वो फोकस से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात। अच्छा, दूसरी किरण हमने कौन सी ली है? दूसरी किरण वह ली है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है वो उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट जाती है। कब? परावर्तन के पश्चात। तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बना? I डैश। अब आप इसको समझिएगा, बस तक की दूरी, ध्रुव से बस तक की दूरी कितनी रहेगी? यू रहेगी। वस्तु कहां कौन सी है? O डैश है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? यू। प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होती है? प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? V हो जाएगी। और फोकस तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी F। आपको दूरियां नापने की चिन्ह परपाटी बताई गई है। चिन्ह परपाटी में बताया गया है कि जो भी दूरियां ध्रुव के किस तरफ होती हैं, बाईं ओर होती हैं, वो कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। और जो दाईं ओर होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरफ वाली जो यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी यूज की जाएगी? ये माइनस का।
V कैसा यूज किया जाएगा, माइनस का, F कैसा यूज किया जाएगा, माइनस का। तो आप समझ गए होंगे चित्र। और दूरियां हम इसमें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और फोकस कौन सा है, F है, और वस्तु हमारे पास कौन सी है, OO डैश है, और इसका प्रतिबिंब कौन सा है, II डैश। तो अब आप दूरियां समझिएगा, बस तक की दूरी क्या है, U है, बस से कहां तक की, ध्रुव तक की दूरी, तो PO कितना रहेगा, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार माइनस का यू, क्योंकि इस तरफ नापी की दूरियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अच्छा, अब यहां से बात करते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्र और हमारे पास ध्रुव तक की दूरी कितनी रही, पीसी, और पीसी बराबर कितना है, माइनस का आर, पीसी हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब कौन सा, आई डैश, तो आई से लेके पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होती है ध्रुव से, वी होती है। वो भी किस तरफ है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड की तरफ मतलब बाईं ओर चलेंगी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, पी आई माइनस का बी हो गया, ऋणात्मक बी हो गया। अच्छा, ये हमारे पास फोकस है, फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, लेकिन किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है। तो पी एफ कितना रहेगा, माइनस का एफ रहेगा। पी एफ कितना रहेगा, माइनस का एफ रहेगा। ये सारी आपकी दूरियां आ गई। त्रिभुज ओ ओ डैश सी और सी आई आई डैश, हम इसको यहां बनाते हैं। ये कंडीशन हमारे पास समझिएगा, ये कंडीशन है हमारे पास, ये ये ओ ओ डैश सी आई आई डैश। अब आप समझिएगा, ये एंगल हमारे पास कितने का होगा, 90 का, और ये एंगल हमारे पास कितने का होगा, 90 का। एक कोण बराबर हो गया। अच्छा, ये वाला कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में कैसे होंगे, बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसका भी 180 रहेगा, इसका भी 180 रहेगा। जब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज हो गए समरूप। हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या लगा देंगे, समरूपता लगा देंगे। समरूपता में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समझिएगा, ओ ओ डैश के संगत भुजा हमारे पास कौन सी रहेगी, आई आई डैश रहेगी। तो ओ ओ डैश क्या लिखा जाएगा इसमें, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश। इधर हमारे पास क्या रहेगा, ओ डैश में ओसी, और ओसी के संगत हमारे पास क्या रहेगा, सी आई रहेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में क्या लगा देते हैं, समरूपता लगा देते हैं। तो त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई आई डैश में समरूपता से समरूपता में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा इसमें ओ ओ डैश की संगत हमारे पास कौन सी है, आई आई डैश है। तो क्या रहेगा हमारे पास, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू, इधर देखो इसमें ओ डैश के संगत आई आई डैश हो गई, और ओसी के संगत क्या रहेगा, इधर ओसी, इधर हमारे पास क्या रहेगी, सी आई रहेगी। तो ओसी अपॉन सी आई, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर 1 दे दिया। इन त्रिभुजों में आ गई। अब आप इन त्रिभुजों में आ जाइए। त्रिभुज हमारे पास कौन कौन से, आई आई डैश एफ और एफ ए एन। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा 90 का, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, फिर तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। नहीं तो आपको यहां बनाते हैं हम फिगर, ये कंडीशन है हमारे पास। ये अगर हम इसको आई आई डैश और हमारे पास एफ ए
और ये कौन सा एन, ये एंगल 90 का, ये एंगल भी 90 का, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ गए हो गई आप बात आप। तो मतलब दो कोण आपस में बराबर हो गई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये और ये, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुजों के दो कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास त्रिभुज आई आई डैश एफ और त्रिभुज एफ ए एन दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हम इनमें भी क्या करेंगे, समरूपता लगा देंगे। समरूपता की शर्त वही होती है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो लिखते हैं इसको, त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज एफ ए एन में समरूपता से समरूपता में इसमें क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा आप, अगर देखा जाए ए एन के संगत हमारे पास क्या रहेगा, आई आई डैश रहेगा, ए एन अपॉन क्या रहेगा, आई आई डैश। अब इस त्रिभुज में एफ एन अपॉन कितना हो जाएगा, एफ एन के संगत कितना रहेगा, एफ आई रहेगा। अपॉन एफ आई। अगर यहां से देखा जाए ए एन, ये ए एन किसके इक्वल है, ओ डैश के इक्वल है, तो हम यहां लिखते हैं वट ए एन इज इक्वल टू क्या रहा, ओ डैश के। तो जहां पे हमारे पास ए एन वहां कितना रख दिया जाएगा, ओ डैश रख दिया जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, एफ एन अपॉन एफ आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप दोनों समीकरणों में देखिए, इन दोनों की जो एल एच एस है वो कैसी है, सेम है। जब एल एच एस इनकी आपस में बराबर है तो आर एच एस कैसी हो जाएगी, आर एच एस आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या रहेगा, इधर देखो, ओ सी अपॉन सी आई, क्योंकि इनकी एल एच एस कैसी है, बराबर है। तो ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू किसके रहेगी, एफ एन अपॉन एफ आई। तो ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू क्या रहा, एफ एन अपॉन एफ आई। ये मान लिया जाए पॉइंट ए है जो बिंदु पी मतलब ध्रुव के समीप है, तो जो हमारे पास जो एन होगा पॉइंट कहां पे हो जाएगा, पी पे हो जाएगा। तो एन एफ किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा पी एफ के बराबर। तो हम लिखते हैं यदि बिंदु ए ध्रुव के समीप है तब एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। तो जहां पे एफ एन है वहां कितना रख दिया जाएगा, पी एफ रख दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया था, ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई। इसमें क्या करते हैं, ओ सी सी आई पी एफ और एफ आई की वैल्यू रखते हैं। तो आप इधर देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां इसको मिटा देते हैं। तो हम इसमें ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी हमारे पास ये डिस्टेंस है, लेकिन ओ सी की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ सी को लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। क्या, पी ओ, यहां तक की डिस्टेंस में से अगर पी सी घटा दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा, ओ सी निकल के आ जाएगा। तो ओ सी की जगह हमारे पास कितना हो गया, पी ओ
माइनस पीसी, पीसी हो गया हमारे पास। अब बात आती है सी आई की। सी आई, सी आई ये डिस्टेंस तो हमारे पास नहीं है। सी आई को हम क्या ले सकते हैं, सी आई को ले सकते हैं पीसी माइनस पी आई। पीसी माइनस पी आई, इधर देखिएगा। अब बात आती है पीएफ। पीएफ तो हमारे पास फोकल लेंथ, फोकस दूरी है, फोकस दूरी हमारे पास है, तो पीएफ को पीएफ रहने दीजिए। तो हमने पीएफ को पीएफ रहने दिया, अपॉन हमारे पास क्या बचा, एफ आई। एफ आई की वैल्यू कैसे निकालो, तुम एफ आई को लिख देंगे पी आई माइनस पी एफ। तुमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पी आई और माइनस का पी एफ। तो ये सारी वैल्यू रख दी गई। अब क्या करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। देखो पीओ की वैल्यू कितनी है, पीओ, पी से लेके बिंदु ओ तक की दूरी कितनी है, यू। और लेकिन यू इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का यू। माइनस पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी है, माइनस की आर है। और यहां हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लिया और माइनस का आर अपॉन पीसी माइनस का आर। और पी आई, पी आई कितना, माइनस का वी है, माइनस बी इज इक्वल टू पी एफ। पी एफ कितना है, माइनस का एफ अपॉन पी आई। पी आई कितना है, माइनस का बी और माइनस का क्या रहा, एफ रहा। अब देखिएगा यहां से माइनस का यू, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो आर किसका हो जाएगा, प्लस का आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी इज इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का बी और प्लस का एफ हो गया हमारे पास। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो आर होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी के डबल के बराबर होती है, मतलब फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो हम यहां लिखते हैं बट आर बराबर कितना है, आर इज इक्वल टू है 2f। तो हम इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं माइनस का यू प्लस 2f अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 2f है, माइनस का 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन माइनस का v प्लस f। इससे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यूं लिखा, f माइनस v इंटू 2f माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का f इंटू v माइनस 2f। ठीक है, f का अंदर गुणा कर दिया, कितना हो गया 2f स्क्वायर और माइनस का एफ यू, अब b का गुणा किया माइनस का 2vf u और b का गुणा किया प्लस का uv इज इक्वल टू माइनस का एफ वी और प्लस का 2f स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। तो इधर देखो हमारे पास क्या बचता है, माइनस का एफ यू प्लस यू वी। इस 2f v को उधर ले जाते हैं, माइनस का एफ वी और प्लस का 2f v। ये रहा आपके पास। अब यहां कितना हो जाएगा, अब यहां देखिएगा आप, माइनस का एफ यू प्लस यू वी इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, एफ वी। कितना बचा हमारे पास, एफ वी। तो हमने एक काम किया, एफ यू को इस तरह भेज दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यू वी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यूवी एफ से भाग लगा देते हैं, दोनों पक्षों में से भाग। तो क्या रहेगा हमारे पास, यूवी अपॉन यूवी एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ वी अपॉन
यू वी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ। इधर देखिएगा, यू वी से यू वी कट गया, एफ से एफ, बी से वी कट गया, एफ से एफ, यू से यू कट गया। तो आपके पास क्या बचता है? यहां बचता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का। क्या रहा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें f क्या है? f अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, और हमारे पास b क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। u क्या है? ध्रुव से बस तक की दूरी है। तो आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।